गुड मॉर्निंग, निर्वाण जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज 1 अक्टूबर है और प्रत्येक दिन की भांति जो करंट अफेयर का स्पेल हम आपके सामने लेके आते हैं, तो आज भी 1 अक्टूबर को लेके आए हैं, ठीक है? वैसे तो 2 अक्टूबर को जो है दो दशहरा 2 अक्टूबर को है, बट 1 अक्टूबर से जो है हमने एक दशहरा स्पेशल जो है, उसमें करंट अफेयर के साथ जो है हमने सामान्य अध्ययन को भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो है इंक्लूड किया है, ठीक है? होप दैट आप लोगों को ये सेगमेंट जो है अच्छा लगेगा और जितनी भी आप लोगों की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, उनमें ये जो सेगमेंट है करंट अफेयर प्लस सामान्य अध्ययन का ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, ठीक है, ये लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसैट। किस देश ने इसको विकसित किया है? विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट। ये एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, इस तरह का ये एक सैटेलाइट है जिसको जो है बेसिकली नाम दिया गया है लिग्नोसैट। और ऑप्शन में हमारे देखें तो जापान, रूस, चीन, इजराइल है। तो ये बेसिकली जापान ने जो है शुरू किया है। और इस ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी इसका नाम है होनोकी होनोकी मैग्नोलिया मैग्लिया मैग्लीनिया मैग्लीनिया, ठीक है, उसकी बनी है। और उससे जो है ये एक उपग्रह जो है लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जापान का ये कहना है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये उपग्रह वहां अंतरिक्ष में जाएगा तो वहां पर लकड़ी के प्रति क्या संवेदनशीलता है। तो इस चीज को देख कर ही इस जो है उपग्रह का जो लिग्नोसैट है उसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नाविका सागर परिक्रमा। ये नाविका सागर परिक्रमा सेकंड है। अभियान पूरा करने वाले भारतीय नौसेना के नौकायन पोत का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी सेलिंग वेसल दैट कंप्लीटेड द नाविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन। ये नाविका सागर एक्सपीडिशन जो है, ऑप्शन हमारे जैसे आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस वी तारिणी है, आईएनएस वी सहाद्री है या आईएनएस वी मंडे है। तो आंसर हमारा क्या है? तारिणी। ये एक रूट दिखाया गया है, ठीक है। और ये आईएनएस वी तारिणी जो है गोवा से शुरू होकर फ्रेमेंटल, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है, वहां तक 39 दिनों की जो है ये यात्रा है। 39 दिनों की यात्रा 4900 मील की है, इसको पूरा करेगा, ठीक है। अक्टूबर 2024 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, फ्रेमेंटल तक जो है इसका जो है इंडिया के गोवा से शुरू होकर ये यहाँ तक जो है शुरू होगी, ठीक है। तो ये आईएनएस भी क्या है? तारिणी जो है इसका बेस्ट आंसर है हमारा, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एकांकागुआ जो समाचारों में देखा गया था कि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। माउंट एकांकागुआ ये बेसिकली अगर आप देखो जो दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, इस तरह से दक्षिण अमेरिका का भाग आता है, ये दक्षिण अमेरिका है। और एकांकागुआ जो है यहाँ चिली, ये देश है चिली, ठीक है, ये चिली देश है। और एकांकागुआ जो है यहाँ है, ठीक है। एक ये पर्वत श्रृंखला है, माउंट पर्वत श्रृंखला है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। इसमें एंडीज का ही एक भाग है, यानी एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है। और एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और इसी एंडीज में जो है ये एकांकागुआ स्थित, ठीक है। हिमालय जो है, हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा जो है क्या है? पर्वत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है? वो यही है। और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची है, तो वो हिमालय के ही भाग में आती है, ठीक है। अगर मैं एटलस की बात करूं तो ये बेसिकली उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आता है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका जो मोरक्को और सहारा देशों में आता है। रॉकी जो है यूएसए का है, ठीक है, पर्वत है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में देखा गया कोलोसल स्क्विड मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? द कोलोसल स्क्विड रिसेंटली इन द न्यूज इज मेनली फाउंड इन विच रीजन? ये आर्कटिक के पास दक्षिणी महासागर, भूमध्य रेखा के पास प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो आर्कटिक महासागर, आर्कटिक जो महासागर है, आर्कटिक महासागर के गहरे ठंडे पानी में पाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा, कहिएगा, एककशेरुकीय जीव है। कौन? जो है ये आर्कटिक महासागर में बेसिकली पाया जाता है और एककशेरुकीय जीव में सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम? ठीक है, पहला इसमें आता है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025।
प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना 2025, इमरजेंसी रोड सेफ्टी स्कीम 2025 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ये कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम है 2025। इसमें क्या है, सरकार जो है किसी भी स्थिति में अगर कोई क्या होता है, सड़क दुर्घटना होती है, ठीक है, सड़क दुर्घटना होती है तो उसमें क्या होगा, 1.5 लाख रुपए का तक का 7 डेज जो है इलाज जो है दिया जाएगा, और वो भी कैशलेस। तो कैश की जो है जरूरत नहीं होगा, और तुरंत प्रभाव रूप से जो है जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो जो है इसमें अच्छी तरह से वर्क कर रही है। तो इसमें जो ये वर्क किया गया है, जो स्कीम का नाम है वो कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025। नेक्स्ट देखते हैं, स्कैप जो है, स्कैप मिसाइल जो है यूनाइटेड किंगडम और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? द स्कैप मिसाइल हैज बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री? ये एक स्कैप मिसाइल है, ये ऑप्शन में दिया है जैसे फ्रांस, रूस, भारत और जापान। इसका आंसर क्या है? फ्रांस, क्योंकि जो स्कैप मिसाइल है वो ज्वाइंट वेंचर है फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन का, या जैसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, इनका ज्वाइंट वेंचर है। और अगर हम देखें ऑपरेशन जो सिंदूर है, उसमें इन जो स्कैप मिसाइल है का यूज किया गया था भारत की तरफ से। पाकिस्तान में जो है इस मिसाइल को जो है छोड़ा गया था। ये मिसाइल जो है अपनी तीव्रता और अपने सटीक जो है ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो ये फ्रांस के माध्यम से जो है विकसित की। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अमेरिकी राज्य सबसे पहले ग्रीन फी, ये ग्रीन फी नामक एक जलवायु प्रभाव शुल्क जो है लागू किया गया। ग्रीन फी का मतलब है कि जो ग्रीन मतलब एक किस्म से ग्रीन उसको लागू करने के लिए इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में जो है हरा भरा उस चीज को बनाए रखने के लिए एक टैक्स जो है लागू किया है। विच यूएस स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ क्लाइमेट इम्पैक्ट फी कॉल्ड ग्रीन फी? तो इसमें जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, अलास्का है, हवाई है। इसका आंसर क्या है? हवाई है। तो हवाई ने क्या किया है? हवाई ने ग्रीन फी जो है ये टैक्स शुरू किया है, चाहे इसमें पर्यावरण संरक्षण का हो या जल पोत को जो आवरण है उनके उसको रख रखाव के उनके संरक्षण के लिए जो है इस टैक्स को जो है इंट्रोड्यूस अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा जो निर्यातक राज्य कौन है? अकॉर्डिंग टू द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, विच वाज इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट इन 2024 और 2025? तो 2024 और 2025 में अगर आप देखें तो गुजरात जो राज्य है, गुजरात राज्य वो निर्यातक सबसे बड़ा है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र की बात होती है, ठीक है। गुजरात में अगर हम देखें तो अकेले गुजरात जो है 26.6% के साथ टोटल निर्यात का लगभग गुजरात जो है सबसे ज्यादा क्या करता है, जो निर्यातक राज्य बना है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग जो स्टेट बना है वो गुजरात में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अनुसार 3 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से उनमें शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2020? देखिएगा, इंडियन एआई जो समिट है, सबसे पहले हम देख लें इसका जो है समिट फरवरी में 2026 या जनवरी में जो है भारत में इसकी जो है क्या होगी, समिट होगी, ठीक है, जनवरी या फरवरी के लगभग, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे लोग हैं उनको रखा गया है, दूसरा ग्रह को रखा गया है, तीसरा प्रगति को रखा गया है। इसमें जो ऑप्शन लाभ है इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये एआई इम्पैक्ट समिट है जो 2026 के नाम से जो है जानी जाती है गई है, इसको जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। इस एआई समिट की एक फायदा होगा कि भारत अगर देखें, भारत जो है वर्ष 2035 तक अगर ये एआई समिट सफल होती है तो भारत वर्ष 2035 तक 8.3 ट्रिलियन जो है ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगा, इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है, 8.3 ट्रिलियन डॉलर की 2035 तक। और इसमें एक और है, जो जीडीपी है उसमें 12 से जो है 12% से लेकर 13% तक क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। एक और है, जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनको लगभग जो है 14% इस एआई के माध्यम से क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एआई अगर पूर्णतः भारत में इस चीज को लागू किया जाएगा तो भारत की जीडीपी या जो भारत की आय है वो उसमें जो है काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2040 तक वैश्विक व्यापार में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2025, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड इंक्रीज ग्लोबल ट्रेड बाय अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट बाय 2020? तो ये लगभग 40% जो है एआई जो है, यानी एआई के माध्यम से 40% जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये कहना है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, उससे पहले जो है ये गैट कहलाता था, ठीक है। और जो इसकी जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि एआई जो है 40% तक जो है वो कर लेगा, ठीक है। और
वैसे अगर देखें तो 32 से लगभग 37% है, बट एग्जैक्ट हम जो है 40% इसको लगा सकते हैं। वही है जैसे जीडीपी में जो है लगभग 12 से 13% जो है इसमें वृद्धि होगी, और जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं उनमें जो है 14% तक जो है इस एआई इम्पैक्ट का जो है प्रभाव रहने वाला है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का स्पेल था। इसमें हमने और आगे बोला है कि एक नया सेगमेंट हमने जोड़ा है, और ये सेगमेंट है वेद। जैसे हमने एक ट्रेडिशनल पॉइंट रखी है, ठीक है, जो भी हिस्ट्री से, ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमी से या साइंस से संबंधित शब्द होंगे या जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कशन हमारा है वेद। वेद की बात करूं तो वेद जो है 4 है। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद है, ठीक है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अथर्ववेद। अगर हम इनकी बात करें तो बेसिकली क्या है, जो ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट क्या है बुक है वर्ल्ड की। इसमें क्या है 10 मंडल है, ठीक है, 1028 जो है सूक्त है, ठीक है, 10,462 जो है ऋचाएं हैं, ठीक है। और इस वेदों में 10 में मंडल है, जैसे 2 मंडल और जो 8वां मंडल है पुराना है। तीसरे मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है, गायत्री मंत्र से संबंधित है, जिसके रचयिता जो है गायत्री मंत्र के विश्वामित्र को माना जाता है, ठीक है। 9वें मंडल में सोमरस से संबंधित है। सोमरस जो है बेसिकली देवताओं का प्रिय रस माना जाता है। 10वां मंडल जो है बेसिकली पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त के बारे में इसमें जो है रखा गया है, और पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य, ठीक है, और शूद्र के बारे में जो है रखा गया है। तो ये इस तरह से जो है ये ऋग्वेद ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक मानी जाती है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देख सकते हैं। सामवेद को जो है बेसिकली भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद की बात करूं तो ये गद्य और वह पद दोनों में मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद की बात करें तो सबसे छोटा वेद है ये, और अथर्ववेद जो है इसमें प्रजापति सभा और समिति, सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। ये भी काफी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो ये वेद से संबंधित कुछ इंपोर्टेंस ही है। अगर मैं थोड़ा सा और देखें कि वेद जो है इनके जो रचयिता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो है माना जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में मतलब ये वेद के बारे में है, इसको आप देख सकते हैं। वेद के बाद जो है अगर मैं देखूं तो वेदांग की बात आती है। वेदांग जो है बेसिकली 6 है। इसमें जैसे शिक्षा है, ठीक है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, ठीक है, निरुक्त है, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा एक छंद भी जो है इसमें रखा गया है। तो ये 6 वेदांग के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि कृत एक रचना है, और व्याकरण की सबसे क्या है ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है, पुरानी बुक है ये, ठीक है। अष्टाध्यायी जो है रचना है इसको कह सकते हैं। इसमें जो है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है इसमें क्या क्या मौर्य काल के पहले के इतिहास, जो मौर्य काल का इतिहास है, मौर्य काल के पहले का इतिहास, उसकी जो संस्कृति है या उससे पहले की जो संस्कृति या सभ्यता है, ठीक है, उसके बारे में भी जो है ये पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी में कहा गया है, ठीक है। व्याकरण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। नेक्स्ट देखें, ये टर्मोलॉजी है, जैसे अपसोर है और उपसोर है। अगर हम देखें ये हम सन मान लेते हैं इसको, ठीक है, और ये बेसिकली 2 पॉइंट जो है ये पृथ्वी इधर आ जाता है और 1 पॉइंट जो है पृथ्वी इधर आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक उपसोर एक अपसोर। अगर पृथ्वी निकट है यानी निकट बोले तो निकट है, तो निकट का मतलब होगा वो उपसोर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसोर कहलाएगा। और ये स्थिति जो है 3 जनवरी को होता है, और इसमें क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर की क्या होती है दूरी होती है, ठीक है। यानी पृथ्वी सन के क्या होती है बहुत नजदीक होती है। दूसरी स्थिति जो है ये 15.2 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, और ये स्थिति जो है अपसोर कहलाती है। 4 जुलाई को जो है ये स्थिति बनती है। तो 2 स्थिति होगी, अपसोर और उपसोर। अपसोर 4 जुलाई को होगी और उपसोर जो है 3 जनवरी को। तो दोनों सेगमेंट जो हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये चंद्र ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण के बारे में दिया है। चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है, इसमें एक शब्द को हम शब्दों के माध्यम से जो है इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर देखें SEM और दूसरा होता है SME, यानी आप कह सकते हो ये सन है, ये सन है, और सन के बीच में क्या है ये अर्थ आ जाता है, और ये जो है इधर क्या हो जाएगा आपका मून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। ये स्थिति जो है एस यानी सन और मून के बीच में अर्थ आता है, तो चंद्र ग्रहण बेसिकली कहलाता है। और ये पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है ये? पूर्णिमा के दिन जो है ये चीज होती है, ठीक है। इसमें आगे देखें हम सूर्य ग्रहण आता है। सूर्य ग्रहण जो है इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मून जो है बीच में रहता है, और जो सन है इधर साइड में रहेगा सन, और अर्थ के बीच में जो है क्या आ जाएगा मून आ जाएगा, तो ये अमावस्या को स्थिति होती है। तो ये
इस अमावस्या को जो है ये स्थिति होती है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं SEM और SME, इसके माध्यम से समझ सकते हैं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण किस तरह से। ठीक है, तो ये सेगमेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन सेगमेंट को जो है आप निर्माण जीएस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप या ऐप से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर नए सेगमेंट के साथ इसी में हम आगे बढ़ेंगे प्रत्येक दिन की भांति, और फिर तब तक के लिए जो है धन्यवाद।